दोस्तों नमस्कार, ए न्यूज़ ऑफिस पर आपका स्वागत है और मैं हूं नीरज अधिकारी। आज की चर्चा की शुरुआत मैं हरियाणा से करूंगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बीच हरियाणा की राजनीति में आज एक बड़ा उलटफेर हो गया। 3 निर्दलीय विधायकों ने आज कांग्रेस को अपना समर्थन दे दिया। ये सभी विधायक पहले बीजेपी के साथ थे। इन विधायकों में दादरी से विधायक सोमवीर सांगवान, नीलोखेड़ी से विधायक धर्मपाल गोंदर और पुंडरी से निर्दलीय विधायक रणधीर गोलन के नाम शामिल हैं। इन विधायकों के ताज़ा रुख से हरियाणा की राजनीति पर क्या असर पड़ने वाला है? क्या हरियाणा की भाजपा सरकार पर भी अब संकट आ सकता है? कांग्रेस को इस नए घटनाक्रम से कितनी ताकत मिलेगी? इन सब पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार बलवंत तक्षक जी। तक्षक जी लंबे समय से हरियाणा की राजनीति को बहुत करीब से देखते रहे हैं और हरियाणा के राजनीतिक मामलों पर उनकी बहुत अच्छी पकड़ रही है। तो चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि आपने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके स्वस्थ और स्वतंत्र पत्रकारिता को अपना समर्थन जरूर दें। साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो अब सीधे जुड़ते हैं वरिष्ठ पत्रकार बलवंत तक्षक जी से। ए न्यूज़ ऑफिस पर आपका स्वागत है। शुक्रिया नीरज जी। हरियाणा में जिस तरीके से आज 3 निर्दलीय विधायकों ने भाजपा से समर्थन वापस लेकर कांग्रेस को समर्थन दे दिया है, उसको आप किस तरह देखते हैं? और इन 3 निर्दलीय विधायकों द्वारा लोकसभा चुनाव के बीच में कांग्रेस को समर्थन दे दिए जाने से हरियाणा की राजनीति पर क्या असर पड़ने वाला है? देखिए नीरज जी, ये जो तीनों आजाद विधायक जो थे वो पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ थे और जब नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बने तो तीनों निर्दलीय विधायकों का समर्थन नायब सिंह सरकार को था। लेकिन अगले 6 महीने में हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं। आजाद विधायक राजनीतिक हालात को अच्छे से समझते हैं। चुनाव से पहले उन्हें अपना राजनीतिक भविष्य सुरक्षित करना है। उनको लगता है कि भाजपा के बजाय अगर वो कांग्रेस को समर्थन देंगे और कांग्रेस पार्टी ने उन्हें अगर टिकट दे दिया तो अगले 5 साल के लिए उनका राजनीतिक भविष्य सुनिश्चित हो सकता है। यही सोच के लोकसभा चुनावों से मतदान से ठीक पहले हरियाणा में आजाद विधायकों ने नायब सिंह सैनी सरकार को एक बड़ा झटका दिया है और इसके साथ ही विधानसभा में 88 सदस्यीय सदन में भाजपा को बहुमत के लिए 45 विधायकों की जरूरत है, जबकि इस समय भाजपा और कुछ आजाद विधायकों को मिला के या गोपाल कांडा को मिला के इनके पास जो तादाद है वो 43 बनती है। अगर विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा राज्यपाल से आग्रह करते हैं कि भाजपा सरकार अल्पमत में आ गई है, इसलिए बहुमत परीक्षण होना चाहिए, तो ये राज्यपाल महोदय पर निर्भर करेगा कि वो विपक्ष की मांग को कितनी अहमियत देते हैं और उस पर क्या फैसला लेते हैं। नीरज जी, एक बड़ी बात है कि लोकसभा चुनाव के मौके पर आजाद विधायकों का भाजपा से समर्थन वापस लेना एक दूरगामी संदेश है ये, यानी कि चुनाव में निर्दलीय विधायकों का भाजपा सरकार से हटने का एक ये संदेश जाएगा कि भाजपा की स्थिति ठीक नहीं है, जो आजाद विधायक उनको छोड़ के भाग रहे हैं। और लोकसभा चुनाव में हो सकता है भारतीय जनता पार्टी पर इसका प्रतिकूल असर पड़े, भारतीय जनता पार्टी की जीत की संभावनाओं पर कुछ प्रश्न चिन्ह लगे और कांग्रेस को इससे मजबूती मिलेगी और वो बहुत आक्रामक तरीके से नायब सिंह सैनी सरकार और भाजपा पर हमले तेज करेगी। जी, अभी चूंकि ये सरकार अगर अल्पमत में दिख रही है तो क्या अभी 2 निर्दलीय विधायक और हैं जिन्होंने अभी कहा जा रहा है कि वो भी इस तरीके का फैसला कर सकते हैं, तब उस सरकार की स्थिति आप क्या ये देखते हैं? देखिए, कांग्रेस तो एक रणनीति के तहत चल रही है। आज खबर ये थी कि जो धर्मपाल गोंदर, रणधीर सिंह गोलन और सोमवीर सिंह सांगवान के साथ जो बादशाहपुर गुड़गांव में निर्दलीय विधायक हैं राकेश दौलताबाद, उनको भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन लोगों के साथ शामिल होना था और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से समर्थन वापस लेना था। लेकिन ऐन वक्त पर वो रोहतक नहीं पहुंचे और इन लोगों के साथ नहीं आए। हो सकता है कांग्रेस ने सोचा हो कि अगर वो हमारी तरफ आज तक आ रहे हैं तो एक साथ सबको ज्वाइन कराने के बजाय
बारी बारी से वो उनको कांग्रेस के साथ लेके आए और भाजपा से समर्थन वापस दिलवाएं। तो एक टेम्पो जो बनता है किसी भी पार्टी के खिलाफ या किसी भी पार्टी के समर्थन में, वो थोड़े थोड़े अंतराल के बाद अगर विधायकों का समर्थन वापस करवाया जाएगा तो इससे कांग्रेस को फायदा होगा। एक आजाद विधायक जिनकी आप बात कर रहे हैं, वो शायद बलराज कुंडू की बात कर रहे हैं, जो महम से हैं, उन्होंने पहले ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार से अपना समर्थन वापस लिया हुआ है। आपको ध्यान होगा नीरज जी, जब मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर अचानक से राज्यपाल महोदय को अपना इस्तीफा सौंपने गए थे, तो मुख्यमंत्री का इस्तीफा का मतलब है पूरी सरकार का इस्तीफा। यानी कि जब नए मुख्यमंत्री बने उससे पहले खट्टर साहब के इस्तीफे के बाद जननायक जनता पार्टी के जो मंत्री थे वो भी बाहर हो गए और भाजपा का एक तरह से जो समर्थन था उनको वो भी खत्म हो गया। अब जो 10 विधायक हैं जननायक जनता पार्टी के पास, अभी दिग्विजय सिंह चौटाला जो जसपा के प्रधान महासचिव हैं, उन्होंने कहा है कि अगर सरकार अल्पमत में है तो उसे भविष्य में कोई नीतिगत फैसला लेने का अधिकार नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा को गवर्नर साहब के पास जाना चाहिए, उनको चिट्ठी देनी चाहिए कि सरकार अपना बहुमत साबित करे सदन में। तो 10 विधायक हमारे पास हैं, 30 विधायक कांग्रेस के पास हैं, 3 निर्दलीय विधायकों का समर्थन अब कांग्रेस को मिल चुका है। जो इनेलो के विधायक हैं अभय सिंह चौटाला साहब, वो भी सरकार के साथ नहीं है। इसी तरह बलराज कुंडू जो आजाद विधायक हैं वो भी भाजपा सरकार के साथ नहीं है। इस सूरत में दिग्विजय सिंह का यह मानना था कि अगर अविश्वास प्रस्ताव आता है तो सरकार के बचने की संभावनाएं नहीं होंगी। लेकिन इसमें एक तकनीकी पेच और है नीरज जी, जब नायब सिंह सैनी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी तो उसके अगले ही दिन विधानसभा में उन्होंने अपना बहुमत साबित किया था। विपक्ष की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव आया था, अविश्वास प्रस्ताव गिर गया। बहुमत से नायब सिंह सैनी ने अपनी कुर्सी कायम रखी। अब देखना यह है कि विपक्ष की तरफ से अगर गवर्नर साहब के पास कोई अर्जी जाती है कि आप सदन में बहुमत परीक्षण करवाइए, तो क्या 6 महीने की अवधि के बीच में एक बार बहुमत साबित होने के बाद सरकार को अगले 6 महीने तक बहुमत साबित करने की जरूरत नहीं होती। अब क्या गवर्नर साहब विपक्ष की पर्ची पर, अर्जी पर, आवेदन पर क्या बहुमत परीक्षण करने के लिए नायब सिंह सैनी सरकार को कोई निर्देश देंगे, ये देखने वाली बात होगी मेरे जी। अब क्या लोकसभा चुनाव में भी ये दिख रहा है कि बीजेपी इस बार फंस गई है? मैं तो यही मानता हूं, और आजाद विधायकों का तो राजनीति का रुझान उनको हमसे पहले पता लगता है। अगर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति मजबूत होती तो आजाद विधायकों को 6 महीने पहले पार्टी को बाय बाय टाटा करने की क्या जरूरत थी। मैं एक अंदाज लगा सकता हूं कि अभी नायब सिंह सैनी साहब करनाल में विधानसभा का उपचुनाव लड़ रहे हैं। जब वो मैदान में फंसे हुए हैं, ऐसी सूरत में आजाद विधायकों का उनका साथ छोड़ना उनके चुनाव पर भी असर डालेगा। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर भी करनाल लोकसभा चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं भाजपा के टिकट पर। मैं समझता हूं कि जो भाजपा उम्मीदवार हैं राज्य की 10 सीटों पर, ये निर्दलीय विधायकों का जो फैसला है वो लोगों को आपसी बातचीत करने का मौका देगा कि ऐसी क्या स्थिति है, क्या भाजपा आगे आने वाले चुनाव में सत्ता में नहीं आएगी जो आजाद विधायक उनको छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। ये सवाल पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी किया गया था, तो उन्होंने कहा कि अल्पमत की सरकार है, यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। और यही बात जब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से पूछी तो उन्होंने कहा हर विधायक की कुछ इच्छाएं होती हैं, वो इच्छाएं पूरी नहीं हुई होंगी, कांग्रेस उन इच्छाओं को पूरा करने का वादा करती होगी, इसलिए वो आजाद विधायक कांग्रेस की तरफ चले गए। लेकिन ये 3 आजाद विधायकों का जाना एक इस तरह का संकेत देता है कि बाकी जो आजाद विधायक भाजपा को समर्थन दे रहे हैं इस समय, वो भी देर सवेर इन्हीं की लाइन पर चलना पड़े। उनको रोकने के लिए एक तो भाजपा को कोशिश करनी होगी, और दूसरा जो जसपा के साथ भाजपा का जो अब एक तरह से वार प्रतिवार का सिलसिला चल रहा है, वो भाजपा अब शायद जसपा पर इस तरह के हमले ना करे। और किसी तरह 2 कोशिशें हो सकती है, एक तो जसपा के जो 10 विधायक हैं उनमें से कुछ विधायक तोड़ लिए जाएं। भारतीय जनता पार्टी की ये कोशिश हो सकती है कि आने वाले 6 महीनों तक अपनी सरकार बचाने के लिए, जिस तरह से महाराष्ट्र में एनसीपी टूटी थी और नकली और असली एनसीपी बनी, और इसी तरह जो शिवसेना टूटी थी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना को नकली शिवसेना कहा जा रहा है और जो शिंदे गुट था उसको असली शिवसेना कहा जा रहा है। तो
ये खेल ना हो कि हरियाणा में भी जजपा असली और जजपा नकली ना बन जाए। इसलिए दुष्यंत चौटाला जो विधायक दल के नेता हैं, उनको और उनके जो भाई हैं प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला, उनके अपने 10 विधायकों को संभाल के रखना होगा, पार्टी में टूट ना हो और कुछ विधायक भाजपा को टूट फूट के बाद समर्थन ना दे। अब वो कितनी कोशिश सफल होती है जजपा नेताओं की, ये भी देखने वाली बात होगी। तो बलवंत तक्षक जी ने हरियाणा की राजनीति के ताजा घटनाक्रम के असर को भी समझाया और आगे क्या हो सकता है ये भी उन्होंने विस्तार से बता दिया है। Hey there, it's Meenakshi Dutt. Whether it's perfecting your makeup skills, getting that flawless bridal look, or indulging in luxury treatments, MDM is here for you. Visit us in Sector 35 Chandigarh or Sector 20 Panchkulla. Book your appointment today. अब बात करते हैं पंजाब की। पंजाब में कांग्रेस ने आज फिरोजपुर लोकसभा सीट पर भी अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। कांग्रेस ने फिरोजपुर से शेर सिंह घुबाया को चुनाव मैदान में उतारा है। घुबाया 2019 में अकाली दल बादल से नाता तोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे। घुबाया 2 बार अकाली दल से सांसद रह चुके हैं। पार्टी के अध्यक्ष सुखबीर बादल से मनमुटाव होने के चलते घुबाया ने अकाली दल छोड़ दिया था। घुबाया राय सिख बिरादरी से संबंध रखते हैं। लोकसभा हल्का फिरोजपुर में सिर्फ कांग्रेस ने ही राय सिख बिरादरी को महत्व देते हुए इनकी बिरादरी का प्रत्याशी उतारा है, क्योंकि फिरोजपुर में सबसे अधिक वोटें राय सिख बिरादरी की हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में फिरोजपुर से सुखबीर सिंह बादल सांसद चुने गए थे। अब बात करते हैं चंडीगढ़ की। चंडीगढ़ लोकसभा सीट पर भी चुनावी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। चंडीगढ़ में चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया भी आज से शुरू हो गई। नामांकन की अंतिम तारीख 14 मई है। 15 मई को सुबह 11 बजे तक नामांकन पत्रों की जांच होगी। 17 मई को दोपहर 3 बजे तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकते हैं। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में चंडीगढ़ में 1 जून को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। चंडीगढ़ लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार संजय टंडन 10 मई को नामांकन करेंगे। संजय टंडन 10 के अंक को अपने लिए लकी मानते हैं। 10 अप्रैल को ही उन्हें भाजपा ने चंडीगढ़ लोकसभा सीट से उम्मीदवार घोषित किया था, इसलिए अब टंडन 10 मई को नामांकन करेंगे। इससे पहले सेक्टर 33 स्थित भाजपा कार्यालय कमलम में सुबह 8:30 बजे हवन होगा। इसके बाद संजय टंडन अपने समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं की भीड़ के साथ नामांकन करने के लिए निकलेंगे। नामांकन के समय भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी संजय टंडन के साथ मौजूद रहेंगे। इसके बाद सेक्टर 27 के रामलीला ग्राउंड में एक बड़ी रैली आयोजित करके भाजपा शहर में लोकसभा चुनाव का विधिवत शंखनाद करेगी। चंडीगढ़ में इस बार के लोकसभा चुनाव की ये पहली बड़ी रैली होगी, जिसे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा संबोधित करेंगे। इसके बाद भाजपा चंडीगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली की तैयारी करेगी। इस रैली के लिए अभी दिन, स्थान और समय तय नहीं हुआ है। माना जा रहा है कि 18 से 20 मई के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चंडीगढ़ आ सकते हैं। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार मनीष तिवारी 14 मई को नामांकन करेंगे। कांग्रेस ने उन्हें 13 अप्रैल को चंडीगढ़ लोकसभा सीट से उम्मीदवार घोषित किया था और 14 अप्रैल को मनीष तिवारी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चंडीगढ़ पहुंचे थे। इसलिए तिवारी ने अब 14 मई को नामांकन करने का फैसला किया है। कांग्रेस यहाँ इंडिया गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, इसलिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ही मनीष तिवारी के नामांकन के लिए बड़े स्तर पर तैयारी कर रही हैं। चंडीगढ़ में इंडिया गठबंधन की बड़ी रैलियों का सिलसिला 20 मई के बाद शुरू होगा। इनको राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के अलावा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता संबोधित करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से भी चंडीगढ़ के लिए समय लिया जा रहा है। सुनीता केजरीवाल अगले कुछ दिनों में पंजाब में चुनाव प्रचार के लिए आ रही हैं। इस चुनावी गहमा गहमी के बीच भाजपा और कांग्रेस में नेताओं की तोड़फोड़ भी चल रही है। एक दिन भाजपा कांग्रेस के नेताओं को तोड़ती है तो अगले दिन कांग्रेस भाजपा नेताओं को तोड़कर हिसाब बराबर कर लेती है। परसों कांग्रेस और अन्य दलों से जुड़े मलोया और सेक्टर 56 के कई नेता भाजपा में शामिल हुए, तो कल पूर्व डिप्टी मेयर शीला फूल सिंह अपने समर्थकों के साथ भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गईं।
शीला फूल सिंह को कांग्रेस ज्वाइन करवाने में सबसे बड़ी भूमिका प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एच.एस. लक्की और ऑल इंडिया राजीव मेमोरियल सोसाइटी के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता राज नागपाल की रही। इसके बाद बापूधाम कॉलोनी सेक्टर 26 में कई कांग्रेस नेता भाजपा में शामिल हो गए, तो आज भाजपा की मंडल महासचिव ममता डोगरा अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल हो गईं। इसके अलावा भाजपा माइनॉरिटी मोर्चा के महासचिव कुर्नेलियस जॉर्डन ने भी भाजपा छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर ली। भाजपा और कांग्रेस में नेताओं की ये आवाजाही अभी यहीं थमती नहीं दिख रही है, बल्कि आने वाले दिनों में ये और तेज हो सकती है। चुनावी गतिविधि पर हमारी नज़र लगातार बनी हुई है। हर अपडेट मैं आपको देता रहूँगा। आज की इस चर्चा के अंत में मैं आपको कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के एक वीडियो संदेश के साथ जोड़े जा रहा हूँ, जो कि सोनिया गांधी ने लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के बाद देश के नाम जारी किया है। नए अपडेट के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। सुनिए सोनिया गांधी का ये संदेश। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज देश के हर कोने में युवा, बेरोजगारी, महिलाएं, अत्याचार, दलित, आदिवासी, पिछड़े और माइनॉरिटीज भयंकर भेदभाव झेल रहे हैं। ऐसा माहौल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा की नीयत की वजह से है। उनका ध्यान किसी भी कीमत पर सिर्फ सत्ता हासिल करना है। राजनीतिक लाभ के लिए नफरत को बढ़ावा दिया है। कांग्रेस पार्टी और मैंने हमेशा सभी की तरक्की और वंचितों को न्याय दिलाने के साथ देश को मजबूत करने के लिए संघर्ष किया। आज मैं फिर आपका समर्थन मांग रही हूँ। हमारा न्याय पात्र और हमारी गारंटी का मकसद भी देश को एकजुट रखना और गरीबों, युवाओं, महिलाओं, किसानों, श्रमिकों और वंचित समुदाय को ताकत देना है। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए समर्पित है। सभी के उज्जवल भविष्य के लिए कांग्रेस को वोट दे और साथ मिलकर मजबूत और एकजुट भारत बनाए। धन्यवाद। जय हिंद। साथ ही आप जाना न भूलें मीनाक्षी दत्त के MDM सेक्टर 34 चंडीगढ़ और MDM सेक्टर 20 पंचकुला में, जहां आप न केवल अपना मेकओवर करा सकते हैं बल्कि इस स्किल को सीख भी सकते हैं।